जुलाई 1799 में नेपोलियन के इजिप्ट पर आक्रमण के दौरान फ्रेंच आर्मी नाइल नदी के तट पर स्थित एक रोजेटा नाम के शहर पर पहुंची थी। वहां एक किले की खुदाई के समय फ्रेंच आर्मी के एक अधिकारी पियर फ्रांसवा बूचार्ड को एक मिस्टीरियस पत्थर मिला था। इस पत्थर पर स्ट्रेंज लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए थे, जिन्हें कई सालों तक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ने समझने का प्रयास किया, और जब उन्हें ये समझ में आया तो उन्होंने इस पत्थर से हजारों साल पुरानी एक भाषा को भी डिकोड कर लिया, जिसके नामो निशान तक मिट चुके थे। ये पत्थर मिस्र की प्राचीन लैंग्वेज को डिकोड करने में एक की तरह काम आया था। हमारे इतिहास में इजिप्ट के साथ साथ 3 और सभ्यताएं भी फल फूल रही थीं, माया, मेसोपोटामिया और इंडस वैली। अब ताज्जुब की बात यह है कि जहां माया और मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट्स डिकोड कर ली गई हैं, वहीं इंडस वैली स्क्रिप्ट को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अब सुलझा नहीं पाया या सुलझाने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि एक बार इंडस वैली स्क्रिप्ट सुलझ गई तो बहुत से प्रोपेगेंडो का खात्मा हो जाएगा और भारत का सही प्राचीन इतिहास हम सबके सामने आएगा। हम सबको पता चलेगा कि क्या सच में आर्य विदेशी थे, जैसा कि ब्रिटिश इन्वेडर्स प्रूफ करना चाहते थे, जिससे भारत की भूमि पर कोई भी दूसरी मानव जाति अपना नेटिव अधिकार न जता पाए। इसके अलावा क्या आर्य और द्रविड़ 2 अलग अलग जातियां थीं, या फिर उनमें कोई भेद नहीं था? और कैसे ब्राह्मी, देवनागरी और द्रविड़ लिपियों का जन्म हुआ? क्या इंडस वैली वैदिक सभ्यता थी या कोई माइग्रेटरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 50 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम इन्हीं अनआंसर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने पूर्वजों की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में असफल क्यों रहे हैं। क्या ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर कोई साजिश? तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करना तो दूर, बल्कि हमें यही नहीं पता है कि वो लिपि भाषा है या फिर केवल सिंबॉलिक मार्क्स हैं। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अन्य सभ्यताओं के मुकाबले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई तो यहाँ पर कई गुना ज्यादा संख्या में सिंबल्स मिले हैं। करीब करीब 500 से भी ज्यादा यूनिक चिन्ह हमारे पास हैं, जिसके कारण ये लगता है कि ये कोई अल्फाबेट बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, बल्कि किसी और तरह की स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है। और बात यहाँ तक चली जाती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर द कोलैप्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट थीसिस द मिथ ऑफ द लिटरेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता को कम पढ़े लिखों या अनपढ़ों की सभ्यता कहा गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो 4 सभ्यताएं साथ में फल फूल रही थीं, माया, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनमें से 3 माया, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन ये ज्यादा विकसित सभ्यताएं थीं, और इसी कारण इन तीनों सिविलाइजेशन में एक प्रॉपर फॉर्म में लैंग्वेज विकसित हो गई थी। वहीं अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वहां पर लैंग्वेज अभी अपनी प्रिमिटिव फॉर्म में थी और सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। इस रिसर्च पेपर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उनकी मानसिक क्षमता में कि वो एक लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर पाते। अब चलिए उन कारणों को देख लेते हैं जिसके कारण इस रिसर्च पेपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मैं आगे आईवीसी बोलने वाला हूँ, एक इलिटरेट सिविलाइजेशन क्यों बोला गया है। पहला कारण ये बताया गया है कि आईवीसी के एक्सकवेशन से जितनी भी चीजें मिली हैं, हमें 4000 से लेकर 5000 चीजें मिली हैं, आर्टिकल्स मिले हैं, तो उन सब में कहीं पर भी इस सिविलाइजेशन के भाषा का एक पैराग्राफ तक नहीं मिला है। सबसे लंबा जो लेख है उसमें केवल 17 ही लेटर्स हैं, और अगर इन सारे इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाए तो हर 100 में से एक ही इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा जहां पर इन लेटर्स की संख्या 10 तक जाती है। बाकी सब में यह संख्या या तो 5 है, 3 है या 6 है। अगर एवरेज निकालें तो इन सभी इंस्क्रिप्शंस में जो लेटर्स की संख्या है उसका एवरेज 4.6 आता है। और इसी कारण ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च पेपर है ये मानता है कि ये कोई लैंग्वेज ना होकर बस कुछ सांकेतिक चिन्ह थे। अभी जो आर्गुमेंट है इस पर पहले भी कई भाषाविदों ने काम कर रखा है, और उनका ये मानना है कि जो लंबे लेख थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हो सकता है वो किसी और चीज पर लिखे जाते हों, जैसे पेड़ की छाल पर, सिल्क पर, पाम लीव्स पर, और ये सब चीजें पेरिशेबल होती हैं, समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि उनके लंबे लेख इस प्रकार से नष्ट हो गए हों। और चूंकि जो स्टोन्स होते हैं, क्ले होता है, ये बहुत दिन तक चलता है, इसीलिए हमें पॉट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, तो हो सकता है कि लंबे लेख इन पर न लिखे जाते रहे हों और छोटे लेख इन पर इंस्क्राइब किए जाते रहे होंगे। हो सकता है जो पॉट जो व्यक्ति खरीदता हो वो अपना नाम अंकित करता रहा हो, या जिस भगवान के लिए वो पॉट अर्पित करने जा रहे हो, या उस पॉट में जो कुछ भी है वो जिस भगवान को हम चढ़ाने जा रहे हैं उसका हो सकता है कि नाम वहां पर अंकित किया जाता रहा हो। जैसे कि आप अपने गाँव में जाएंगे तो आज भी देखेंगे कि आपके जो घर के बर्तन होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन रहता है, जिसने आपको वो गिफ्ट किया है वो इंस्क्राइब करके आपको देता था। तो अन्य भाषाविदों का मानना है कि लंबे लेखों का न मिलना ये प्रूव नहीं करता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये लैंग्वेज नहीं थी, ये केवल सांकेतिक चिन्ह नहीं थे। और इन भाषाविदों का यह भी मानना है कि कभी न कभी आईवीसी के एक्सकवेशन में हमें लंबे लेख भी मिल सकते हैं, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स आईवीसी के आसपास ही मिली हैं, और उससे भी पुराने बैक्ट्रिया में हमें आर्माइक टेक्स्ट मिले हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी लंबे लेख मिल जाएं।
दोस्तों दूसरा कारण है लार्ज नंबर ऑफ साइंस का होना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईवीसी के एक्सकवेशन से 400 से 500 के करीब यूनिक चिन्ह मिले हैं। और उसके बाद एक फैक्ट इसमें और जुड़ता है कि अगर आप इंडिविजुअल इंस्क्रिप्शंस को देखें, सील्स को देखें, तो उन पर जो लेटर्स आए हैं उनमें रिपीटिशन नहीं है। तो जब रिपीटिशन नहीं होता है तो ये जो दोनों फैक्ट हैं, ढेर सारे साइंस का होना और उनका रिपीट ना होना, खासकर इंडिविजुअल इंस्क्रिप्शंस में, तो ये दोनों फैक्ट इशारा करते हैं कि जो आईवीसी की स्क्रिप्ट थी वो एक फुल्ली इनेबल्ड लैंग्वेज नहीं थी। अब यहाँ पर कितने भी ढेर सारे हमारे पास सिंबल्स हों आईवीसी को लेकर, लेकिन बहुत ढेर सारी स्टडीज में ये पाया गया है और सबने मिलकर एग्री किया है कि केवल कुछ ही सिंबल्स ऐसे हैं, 20-30 सिंबल्स ऐसे हैं जो पूरे इंडस वैली इंस्क्रिप्शंस का एक बड़ा भाग बनाते हैं। महादेवन जी जो कि भारत के फेमस एपिग्राफिस्ट हैं, उनके अनुसार आईवीसी के केवल 8 सिंबल जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसका 31% बनाते हैं। और अगर 20 सिंबल्स को ले लें तो 50% इंस्क्रिप्शंस बन जाते हैं। तो जितना आसान दिखता है आईवीसी की स्क्रिप्ट को डिकोड करना, उतना आसान है नहीं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस रिसर्च को लेकर अनबायस्ड होकर जांच करना या करवा पाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ, इस विषय के साथ पॉलिटिक्स, रिलीजन और हिस्टोरिकल डोमिनेंस सब जुड़ा हुआ है। आप एक पर्सपेक्टिव को सुनेंगे तो दूसरा गलत लगने लगेगा और दूसरा सुनेंगे तो पहला। इसलिए बहुत खुले दिमाग से इस विषय पर हमें जांच करनी चाहिए। और अगर आईवीसी पर आपको और भी पर्सपेक्टिव जानने हो तो आप कुकू एफएम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन द ओरिजिन ऑफ इंडिया ऑडियो बुक को सुन भी सकते हैं। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज से लेकर उनकी लाइफस्टाइल, कल्चर और आर्ट आदि के बारे में सब कुछ बताया गया है। और अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में और भी इंटरेस्ट है तो कुकू एफएम पर ही आपको हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदारो और द ट्रुथ बिहाइंड द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये ऑडियो बुक्स भी सुनने को मिल जाएंगी। आप इन ऑडियो बुक्स को कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। प्लस ऑडियो बुक को सुनने से आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम घटता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों कुकू एफएम पर आपको केवल हिस्टोरिकल ही नहीं बल्कि और भी कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आपको मंथली केवल 99 रुपीज में सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों आज ही कुकू एफएम को डाउनलोड करें, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आईवीसी के भाषा के रिसर्च ने और भी क्या अमेजिंग खुलासे किए हैं। दोस्तों श्री राजेश PN राव जी जो कि कंप्यूटर साइंस रिसर्चर हैं, उन्होंने इंडस स्क्रिप्ट पर काफी रिसर्च किया है और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने प्रूव किया है कि इंडस स्क्रिप्ट किसी नॉर्मल लिंग्विस्टिक स्क्रिप्ट की ही तरह है। इसको समझने के लिए पहले आप एंट्रोपी को समझिए कि किसी भी सिस्टम में अगर रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन जीनोम में जो DNA का सीक्वेंस है उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हमें कई तरह के सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसमें जो लेटर्स हैं वो रैंडम है तो उस पैराग्राफ की भी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस बहुत कम है तो उसकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। जैसे अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा और उसमें एक ही लेटर है, वो पूरा पैराग्राफ एक ही लेटर से बना हुआ है, तो उसकी रैंडमनेस बहुत कम होगी, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी बहुत कम होगी। अब अगर हम लैंग्वेजेस को देखें तो लैंग्वेजेस में हमें कुछ स्ट्रक्चर भी दिखता है और कुछ रैंडमनेस भी दिखती है। इसलिए जो लैंग्वेजेस की एंट्रोपी होती है वो हाई एंट्रोपी और लो एंट्रोपी के बीच में फॉल करती है। इसीलिए जब इंडस स्क्रिप्ट की एंट्रोपी को उसकी लेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया गया तो ये पाया गया कि इंडस स्क्रिप्ट भी उसी जोन में फॉल करती है जिसमें सारी लैंग्वेजेस फॉल करती हैं। और साथ में जब आईवीसी के एक्सकवेटेड सील्स, टैबलेट्स और पॉटरी को और अच्छे से पढ़ा गया, उन पर इंस्क्राइब्ड इंस्क्रिप्शंस की और डीप स्टडी हुई, तो ये भी डिकोड हो गया कि ये जो स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। अगर आप आईवीसी की सील्स या टैबलेट्स को देखें, उनके इंस्क्रिप्शंस को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये इंस्क्रिप्शंस अपने बाईं तरफ क्रैम्प्ड हैं, मतलब ये दाईं तरफ से लिखे जाते रहे होंगे और बाईं तरफ चूंकि स्पेस कम हो जाता था तो उस वजह से वहां पर उनको सटा कर दबा कर लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर यह भी बात आती है कि अगर आईवीसी की स्क्रिप्ट केवल सांकेतिक स्क्रिप्ट होती, केवल पिक्टोग्राफी होती, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। तो भाषाविदों ने इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने के दूसरे तरह से भी प्रयास किए हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि आईवीसी की जो लैंग्वेज थी वो अभी इवॉल्व ही हो रही थी और अपने बीच के स्तर पर, इंटरमीडिएट लेवल पर ही थी। जैसे जब किसी सभ्यता में किसी लैंग्वेज का जन्म होता है तो सबसे पहले जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो हम चित्रों के माध्यम से करते हैं, जिसे पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है। जैसे अगर किसी को फूल बोलना है तो फूल बना देगा, फ्लावर का चित्र बना देगा। लेकिन अगर हम फूल को लिखें, फूल को पढ़ लें, फूल को बोल लें और फिर उस ध्वनि से फूल को समझ जाएं तो ये भाषा का विकसित रूप होता है, जो हमारी आजकल की भाषाएं हैं। तो कुछ भाषाविदों का मानना था कि जो आईवीसी की लैंग्वेज है वो इन्हीं दोनों स्तरों के बीच में थी, जिसे लोगोग्राफिक या फिर ऑडियोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि आपने बहुत ढेर सारी पजल्स खेली होंगी जहां पर आपको कुछ सिंबल्स दे दिए जाते हैं और बोला
जाता है कि इनमें एक सेंटेंस छुपा है, तो फिर आप उस सेंटेंस को पहचानते हैं। जैसे अगर आपकी स्क्रीन पर एक आंख, कुछ लहर और उसके बाद एक मधुमक्खी बना दी जाए और आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सा सेंटेंस छुपा हुआ है, तो फिर आप दिमाग लगाकर बताते हैं कि आई सी अ बी इसमें लिखा हुआ है। आप इसको कैसे बताते हैं? क्योंकि आप आंख को आई पढ़ते हैं, लहरों को देखकर आपने सी समझ लिया और बी को आपने बी की ध्वनि ली। तो जब आप ध्वनि को लेते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं एक सेंटेंस में, तो इसको आप कह सकते हैं ऑडियोग्राफिक या फिर लोगोग्राफिक लैंग्वेज। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर कुछ भाषाविदों का मानना है कि जो आईवीसी की स्क्रिप्ट थी या फिर लैंग्वेज थी वो इससे भी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी थी। और जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, जैसे एक अक्षर है का, उसके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे का बन सकता है, कू बन सकता है, की बन सकता है, क्री बन सकता है। तो इस तरह के भी जो फीचर्स थे या गुण थे वो हमें आईवीसी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से कई इंस्क्रिप्शंस को देखें तो वहाँ पर कई ऐसे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे जिनमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस हुए रहेंगे। जो उनका मूल चिन्ह है, प्राइमरी मार्क है या साइन है, वो वैसे ही रहता है, बस उसमें थोड़े बिंदु या थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें जोड़कर उनके वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये भी प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज की तरह इवॉल्व होना शुरू कर दी थी। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि कैसे इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें रोजेटा स्टोन मिला तो वो एक की साबित हुआ था और उसकी वजह से हम इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड कर पाए थे। अब रोजेटा स्टोन में था क्या? रोजेटा स्टोन में 3 लैंग्वेजेस थी जिनमें सेम ही चीज लिखी हुई थी, एक ही बात 3 लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। और इन 3 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज थी एंशिएंट ग्रीक, जिसको लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स पढ़ सकते थे, और इसी वजह से फिर इजिप्शियन लैंग्वेज भी डिकोड हो गई थी। अब अगर हम आईवीसी को देखें, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, तो अभी तक हमें कोई ऐसा रोजेटा स्टोन मिला नहीं है। मतलब हमें ऐसी कोई की अभी तक नहीं मिली है जिसमें बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हों, एटलीस्ट कम से कम बाइलिंगुअल हो, 2 लैंग्वेजेस हों जिनमें से हमें एक लैंग्वेज पता हो और हम दूसरी को मैच करा के फिर उसको डिकोड कर लें। लेकिन संभावना पूरी है कि ऐसा कोई हमें रोजेटा स्टोन मिल जाए, क्योंकि जो आईवीसी के लोग थे वो व्यापार करने के लिए इजिप्ट और मेसोपोटामिया जाते रहते थे। तो हो सकता है कि कोई ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिल जाए, टैबलेट मिल जाए या फिर कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए जहां पर हमारी जो भाषा है आईवीसी की और जो बाहर की भाषा है जो हम डिकोड कर लिए हैं वो दोनों वहां पर उपलब्ध हो और हम मैच करा के, मैप करा के हम इस लैंग्वेज को, अपनी आईवीसी लैंग्वेज को डिकोड कर पाएं। लेकिन जहाँ पर सबसे ज़्यादा माथापच्ची होती है वो ये होती है कि जो आईवीसी की स्क्रिप्ट है या फिर जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, यानी कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, या फिर द्रविडियन लैंग्वेज है, यानी कि कन्नड़ या तमिल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देनी होगी, जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स हैं अब वो लैंग्वेज फैमिली को नहीं मानते हैं। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, किसी एक लैंग्वेज को हम मदर मान लेते थे, जैसे संस्कृत को हमने मदर मान लिया, और उसके बाद जो अलग अलग लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं उनको हम डॉटर लैंग्वेजेस मान लेते थे, तो एक लैंग्वेज फैमिली बनाते थे। लेकिन अब ये लैंग्वेज फैमिली का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। इसकी बजाय एक नई एनालिसिस की थ्योरी आई है, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक एरिया थ्योरी। इसमें यह माना जाता है कि किसी एक भौगोलिक एरिया में बहुत ढेर सारी भाषाएं हो सकती हैं और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए नई नई भाषाओं को जन्म देती हैं। तो इंडस स्क्रिप्ट को या फिर इंडस लैंग्वेज को केवल और केवल संस्कृत मान लेना या फिर केवल और केवल तमिल मान लेना, ये हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो इंडस स्क्रिप्ट है वो संस्कृत और तमिल दोनों का कोई मिक्स्ड वर्जन हो, या फिर अन्य भी बहुत ढेर सारी लोकल भाषाओं का उसमें गुण उपलब्ध हो, और फिर वहां से ही अलग अलग तरह की भाषाएं आज हमारे पास निकल कर आई हैं। अब इस बात की स्टडी करने के लिए बहुत ढेर सारे चार्ट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जहां पर यह दिखाया गया है कि कैसे इंडस स्क्रिप्ट से ब्राह्मी लिपि इवॉल्व हुई होगी, और फिर ब्राह्मी लिपि से अलग अलग डायनेस्टीज की कैसे स्क्रिप्ट्स इवॉल्व हुई, और फिर वहां से ही ब्राह्मी लिपि से ही कन्नड़ और तमिल लिपि भी अपना मॉडर्न शेप पाई होंगी। और साथ में ऐसे भी चार्ट्स अवेलेबल हैं जो ये दिखाते हैं कि ब्राह्मी लिपि से कैसे देवनागरी लिपि, जिसमें आज हम हिंदी या संस्कृत लिखते हैं, वो भी इवॉल्व हुई है। तो इससे प्रूफ होता है कि बहुत ढेर सारी जो हमें भाषाएं देखने को मिलती हैं हमारे देश में, चाहे वो संस्कृत हो या तमिल हो, उसको अलग अलग लोगों ने नहीं जन्म दिया है, बल्कि समय के साथ इंडस स्क्रिप्ट से ही बहुत ढेर सारी भाषाओं का जन्म हुआ और जो भारत के चारों दिशाओं में फैलती गई। लेकिन दोस्तों जो आईवीसी स्क्रिप्ट का मूल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। जितनी भी रिसर्च हमने की है उसमें से लगभग 60 से 70% सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। शायद अभी भी हम किसी रोजेटा स्टोन के इंतजार में हैं, और डर इस बात का है कि कहीं हम अपने अपने बायसेस के चक्कर में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के इस ट्रुथ से दूर ना निकल जाएं। मेरी पूरी उम्मीद है कि भारत के लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स इतिहास के इस पन्ने को भी डिकोड कर लेंगे, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत के इतिहास के इस पहलू के भी विषय में आपको कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, भारत की इस प्राचीन सभ्यता को लगातार अनपढ़ों की सभ्यता बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये वही सभ्यता थी जिसने विश्व को उच्च कोटि के मैथमेटिशियंस और फिलोसफर्स दिए हैं। ये वही सभ्यता है जिसने हाईली स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मशीन अष्टाध्यायी दी है। और हमारी हाइपरक्वेस्ट टीम
उनका पूरा प्रयास है कि इस ज्ञान को हम रिवाइव कर पाएं, इसलिए हम अलग से समय निकालकर इन चीजों पर कोर्सेज बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। हमने सबसे पहले हिंदू वैदिक धर्म के मूलभूत 6 दर्शनों के कोर्सेज को लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जिसमें से सांख्य, योग और न्याय दर्शनों को आप में से काफी लोग पढ़ रहे हैं और बाद में हम वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को भी लाने वाले हैं। अगर आप इन दर्शनों को अच्छे से समझ लेंगे तो धर्म पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हो, कठिन से कठिन क्वेश्चंस हो, उनका आंसर आप स्वतः पा जाएंगे। और किन शास्त्रों में कहां पर मिलावट की गई है या फिर कौन सी बातें हिंदू वैदिक धर्म के विरोध में हैं, इसको भी पकड़ पाने की क्षमता आप में डेवलप हो जाएगी। आप हमारे कोर्सेज की फ्री डेमो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों, कुकू FM पर इंडस वैली सिविलाइजेशन द ओरिजिन ऑफ इंडिया ऑडियो बुक को एक बार अपने फ्री टाइम में जरूर सुने। आपको एक नए दृष्टिकोण से भारत के इस पहलू के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।